बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में जो 2 पाकिस्तानी सफारतखाने के अहलकारों को अगवा किया गया, इसकी दरअसल कहानी है क्या और इस अगवा के पीछे मकासद क्या थे और क्यों मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो इससे मकसद हासिल करना चाहते थे, भारत जो इससे मकसद हासिल करना चाहता था, वो किस तरह नाकाम हुआ और वो ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही जो पाकिस्तानी अहलकारों पर तशद्दुद किया गया उसका क्या जवाब दिया जाएगा। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि चीन क्या करने के लिए पर तोल रहा है, क्या करने के लिए जो है वो इस वक्त पुरअज़्म नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ में ये बात जो है वो शामिल कर सकूँ। हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम कि उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो जिस हद तक रिलीफ़ आवाम को दिया जा सकता था वो रिलीफ़ आवाम को ट्रांसफ़र किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एंड पेट्रोल की प्राइसेस एज़ लो एज़ 74 रुपीज़ पर लीटर, 74 पॉइंट समथिंग पर लीटर। और ये जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है जो हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया गया है। लेकिन दो बातें इस ज़मीन में, एक मैं पहली वीडियो में भी कही है, लेकिन मैं दोहराऊँगा इसको और कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर वीडियोज़ में इस बात को दोहराऊँ ताकि हुकूमत जो है वो इस बात के ऊपर कोई एक्शन ले। एक तो ये कि जो रिलीफ़ ट्रांसफ़र किया गया है आवाम के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की कमी की सूरत में, उसको अब ट्रांसलेट होना चाहिए दीगर अशिया पर भी। हमने देखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत जो है वो उस हिसाब से बढ़ा दी जाती है और महंगाई में बेपनाह इजाफ़ा होता है। तो अब जब पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 35% 40% नीचे आई हैं तो ये दीगर प्राइसेस भी कम होनी चाहिए। और साथ ही बिजली और गैस के नर्ख जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली जो है वो एक फार्मूले के तहत जब मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बनाई जाती है और फिर तय किया जाता है कि यूनिट की प्राइस क्या होगी। और उसमें जो सबसे महंगी बिजली बनती है वो थर्मल पावर है, तेल से, ख़ाम तेल से जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है। जब उसकी कीमत कम हुई है तो अब हुकूमत को चाहिए कि फ़िलफ़ौर इसका जो इतलाक़ है वो इसको कन्वर्ट करे, कैलकुलेट करे कि इससे क्या पर यूनिट जो है वो फ़र्क आना चाहिए और वो ट्रांसफ़र होना चाहिए आवाम को। अब आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने ये दावा किया कि 2 पाकिस्तानी अहलकार जो कि भारत में जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, उनको रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ा गया है और उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर, यानी कि PNG, पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके 24 घंटे के अंदर भारत को छोड़ने का हुक्म दिया है। दरअसल 3 लोग जो हैं उन्होंने कहा था कि गिरफ़्तार हुए, लेकिन उनमें से 2 को PNG डिक्लेयर किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको तलब किया, ये हुक्मनामा दिया और पाकिस्तान में और इंडिया में ये सुर्खियों में ये मामला जो है हेडलाइंस में ये आ गया कि भारत ने 2 जासूस पकड़े हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के। ये कहानी है क्या और माजी में क्या कुछ होता रहा है, मैं आपको मिसालों के साथ ये साबित करूँगा, ये बताऊँगा कि क्यों मैं ये समझता हूँ कि जासूसी का चक्कर नहीं है, चक्कर कुछ और था और वो चक्कर भी जो उसके मकासद से थे वो अचीव करने में भारत जो है और मोदी हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। पहली बात तो ये कि ये पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में तवातुर के साथ आपको हर 2-3 साल के बाद ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के और भारत ने जवाब में पाकिस्तान के, या भारत ने पहले और जवाब में पाकिस्तान ने एक दूसरे जो के सफारती अहलकार थे उनको जासूसी के इल्ज़ामात में, दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस जो कि एक डिप्लोमेट को सूट नहीं करती, उनके इल्ज़ामात पर एक दूसरे के सफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा, ये एक टर्म यूज़ होती है डिप्लोमेसी में, यानी कि नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अपना मुल्क छोड़ने के अहकामात दिए। जो सबसे रीसेंट रो है डिप्लोमेटिक इस मामले में, हमने देखा कि गुज़श्ता साल जिस वक्त अजय बिसारिया पाकिस्तान में हाई कमिश्नर थे और भारत के और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नॉमिनेट हुए थे, उस वक्त भारत ने इल्लीगल एनेक्सेशन की 5 अगस्त को और ये अनाउंस कर दिया कि जो है वो कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसको बना दिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया।
जम्मू को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना हाई कमिश्नर ना भेजने का फ़ैसला किया कि हम भारत में हाई कमिश्नर तैनात नहीं करेंगे, और फिर मजबूरन साथ ही ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने अजय बिसारिया से भी कहा कि अब बेहतर यही है कि आप भी वापस चले जाएं। पाकिस्तान ने एक स्टेप डाउन कर लिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भारत के साथ। ये टिट फॉर टैट होता है, रेसिप्रोसिटी पे होता है, रेसिप्रिकल बेसिस पे होता है। अगर पाकिस्तान कोई काम करता है उसका जवाब भारत उसी तरीके से देता है, अगर भारत कोई काम करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देता है। 2016 में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अहलकार अख्तर महमूद अख्तर को जो है वो इसी तरह स्पाइंग चार्जेस के ऊपर भारत ने कहा कि ये जासूसी में मुलव्वस थे और इन्होंने कुछ ऐसे सेंसिटिव मवाद जो है वो हासिल किया है कुछ इंडिविजुअल से, और उसके बाद उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया। वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना होता है डिप्लोमेट्स को, और वो डिप्लोमेट्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, लिहाजा उनको भेज दिया गया। जवाब में पाकिस्तान ने जो सुरजीत सिंह हैं, जो यहाँ पर इसी किस्म की सरगर्मियों में कहा जाता है कि मुलव्वस थे, उनको वापस भेज दिया। डिप्लोमेटिक रो इतना बढ़ी कि कुल 8 एहलकार पाकिस्तानी सफारतखाने के भारत ने पाकिस्तान भेजे, और पाकिस्तान ने जवाब में 9 एहलकार जो हैं वो भारत भेजे। इस सारी कहानी का ड्रॉप सीन ये हुआ कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के जिस एहलकार पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसमें उनके साथ जो लोग मुलव्वस करके इम्प्लिकेट किया गया था, शुएब नामी एक शहरी हैं, 2 और लोग थे जिनके हवाले से उनके साथ रवाबित बताए जा रहे थे, उन दोनों को वहाँ की दिल्ली की हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का जासूसी का इल्ज़ाम साबित नहीं होता। यानी कि जासूसी, संगीन गद्दारी किसी मुल्क के साथ की जाए और वो मुल्क जो है उस बंदे को छोड़ दे। अब इस केस में क्या हुआ है, ये जॉइंट ऑपरेशन था इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का, और इसमें दावा ये किया गया है, मैं आपको मंदरजात बता देता हूँ कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 एहलकार गुज़श्ता रोज़ 3 एहलकार, उन एहलकारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि आबिद हुसैन आबिद, मोहम्मद ताहिर और जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ड्राइवर थे, आबिद हुसैन आबिद जो हैं उनका जो है ओहदा असिस्टेंट का है, वीज़ा सेक्शन में थे, और जो मोहम्मद ताहिर हैं वो अपर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि लो लेवल डिप्लोमेटिक स्टाफ था। और इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा कि इनके पास 15,000 रुपये थे, इनके पास 2 आईफोन थे, और इनके पास कुछ बग़ैर तफसील बताए कुछ जो है वो ऐसा सेंसिटिव मवाद था जो ये किसी को देना चाहते थे। ये चार्जशीट है, और उसके बाद तफसील में जब आप जाएं तो इन अहलकारों पर तशद्दुद किया गया, इनसे जो है वो ज़बरदस्ती इनको कहा गया कि आप ये बयान दें वरना आपके साथ मारपीट की जाएगी, आपको गायब कर दिया जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त एक डिप्लोमेट को इस्तिस्ना हासिल होता है तो फिर उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि वो दूसरे बंदे की बात जो है उसको तस्लीम कर ले, ताकि उस सिचुएशन को फ़ौरी तौर पर डिफ्यूज़ किया जा सके। इस सारे वक्त के दौरान जो हमारे इस वक्त ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो मारपीट हुई है उसमें इनकी कमर पे नील के निशान हैं, इनके साथ मैन हैंडल किया गया है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को, और ये 15,000 रुपये के ज़रिए जासूसी जो है वो करने के लिए किसी को कायल कर रहे थे। और 2 टेलीफ़ोन थे, 3 बंदे थे, उनके पास 2 टेलीफ़ोन थे आईफोन, और इल्ज़ाम यह है कि इनमें से ये 3 लोग अपना एक फ़ोन भी किसी भारतीय शहरी को तोहफ़तन दे रहे थे किसी काम के लिए। अब इसमें मैंने अपने तौर पर 4 से 5 भारतीय सहाफ़ियों के साथ बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर बात की है, और मैंने ये जानने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तानी सफारतखाने के 3 एहलकार गिरफ़्तार हुए तो यकीनन भारतीय साइड पर भी कोई गिरफ़्तार हुआ होगा, उसका कोई नाम बताया गया, उसमें ये बताया गया कि उस शख्स का कसूर क्या, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, उसको गिरफ़्तार किया गया है कि नहीं। तो उस पर अब ये पता चल रहा है कि भारतीय सफारतखाने का भारतीय कोई शहरी इस सारे वाक़े में अगर गिरफ़्तार हुआ भी है तो वहाँ के मीडिया को वहाँ उसको कम्प्लीटली लाइल्म रखा गया है इस मामले से, क्योंकि गुज़श्ता मरतबा लास्ट टाइम ये हुआ था जो 2016 का केस मैंने आपको कोट किया महमूद अख्तर का, उसमें यह हुआ था कि उन्होंने नाम ले दिया था शुएब का, शुएब को सामने भी ले आए थे और शुएब को फिर कुछ साबित नहीं कर सके, वो आज़ाद हो गया। अब आप चले जाएं माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे जितने वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी सफारतखाने के किसी अहलकार को
ये कहा गया है कि वो जासूसी में मुलव्वस था, उसमें से कोई भी शख्स जिसके साथ राब्ते में था, उनमें से किसी शख्स को भारत में ना तो सज़ा दी गई, ना ही इस हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई की गई, जिससे ये साफ पता चलता है कि कोई एक्शनेबल एविडेंस उनके ख़िलाफ़ नहीं था। यहाँ पर ये बात जो है अपेरेंटली ये बात इंडियन साइड के ऊपर ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं, इस स्टोरी का जो एंगल है जिसके ऊपर मैंने बात की बहुत सारे लोगों से, और जो बात अब सामने आ रही है, जो बात निकल कर सामने आ रही है कि दरअसल भारत को और भारत सरकार को बहुत सख्त किस्म का जो है वो अपोजिशन का सामना था। आप जाकर आप राहुल गांधी का जो है वो ट्विटर अकाउंट देखें, आप इंडियन जो अपोजिशन लीडर्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स देखें, कुछ मीडिया के लोगों के आप ट्विटर अकाउंट्स देखें, साथ ही आप उन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स देखें जो कि वहाँ के ओपिनियन मेकर हैं और पब्लिक ओपिनियन को लीड करते हैं। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना को, भारतीय फ़ौज को मार पड़ रही है बॉर्डर के ऊपर चाइनीज़ अफवाज के साथ, और भारत एक भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में दबका बैठा है, जवाब नहीं दे पा रहा, और वो नरेंद्र मोदी से, वो अजीत डोवल से, वो MM नरावने जो कि भारतीय आर्मी चीफ़ हैं, इन लोगों से जवाब मांग रहे हैं कि क्या चूड़ियाँ पहना कर बिठा दिया है फ़ौज को, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। मैंने कल अपने ट्विटर के ऊपर भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक अजीब व गरीब किस्म के अनडिसिप्लिन्ड किस्म की फ़ौज, भारतीय फ़ौज नज़र आ रही है जिसको मार पड़ रही है। फिर तस्वीर भी शेयर की थी जो कैद हैं, भारतीय एहलकार जो हैं वो चाइनीज़ फ़ौजियों की कैद में नज़र आते हैं। मैं दोनों के कमेंट का जो लिंक्स हैं वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप वो जाकर वो देख सकेंगे भारत के साथ बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तो अब ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी भारत की जानिब से कि जो मीडिया है वो इस वक्त डिबेट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी किस तरीके से नाकाम हुई है, भारत जवाब नहीं दे पा रहा और भारतीय फ़ौज को चीन से मार पड़ रही है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, शुमाली बॉर्डर के ऊपर, शुमाली सरहद पर पड़ने वाली मार पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें एक डिविएशन क्रिएट की जाए, उसमें जो एक पब्लिक ओपिनियन है उसको दोबारा से जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए, तमाम फोकस जो चीन के हवाले से है उसको चेंज करके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर शोज़ करवाए जाएं और उसके ऊपर बात की जाए। ये डिविएशन क्रिएट करने की कोशिश की, पाकिस्तानी एहलकारों के ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज नतीजा ये निकला। मैंने तमाम लोगों से पूछा कि क्या वाकई फिर कोई चेंज आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ वक्त के लिए तो ऐसा हुआ कि स्क्रीनों के ऊपर भरमार हो गई, पाकिस्तान के किरदार के ऊपर सवाल उठने लगे, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ ये जो है वो डाई डाउन हुई है, क्योंकि जो भारतीय अवाम है उनसे हज़म नहीं हो पा रहा कि वो फ़ौज जिसके बारे में वो जो है नग़मे गाते हैं, वो जिसके बारे में गीत लिखे जाते हैं, वो जिसके ऊपर बॉलीवुड में फ़िल्में बनती हैं, वो एजेंट विनोद और वो ऐसे टाइगर, एक था टाइगर, वो कहाँ चले गए सारे जो हमारे बॉलीवुड में नज़र आते थे। ना वो चीन को कोई जवाब दे पा रहे हैं, ना वो चीन को घुस के चीन में मार रहे हैं, ना वो बीजिंग में कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कहाँ चले गए हैं सारे। वही डिबेट दोबारा स्टार्ट हो गई है, वहाँ के सोशल मीडिया दोबारा यही सवालात उठा रहा है, और भारतीय जो मीडिया के जो मेन स्ट्रीम टॉक शोज़ हैं उसमें दोबारा मोदी सरकार के हवाले से, उनके आर्मी चीफ़ के हवाले से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के हवाले से संगीन सवालात उठने लगे हैं। तो जो मकसद था इस अगवा का, इस सारे ड्रामे का, वो मकसद जो है वो अपेरेंटली पूरा नहीं हुआ। तशद्दुद हुआ है पाकिस्तानी एहलकारों पर, इसका क्या जवाब मिलेगा। हर चीज़ जो है वो रेसिप्रोसिटी पे होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की तरफ से इसके हवाले से सख्त जो है वो जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 दिन में पाकिस्तान भी कम से कम 2 और हो सकता है कि 2 से ज़्यादा भारतीय ऐसे एहलकार जो कि जिनका डिप्लोमेटिक कंडक्ट दुरुस्त नहीं है उनको पाकिस्तान से एक्सपेल करेगा, पाकिस्तान से निकालेगा, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करेगा। अब जो है वो एक थोड़ी सी और मैं आपको बात बता देता हूँ कि इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर मैंने इससे पहले एक वीडियो की थी जिसमें चाइना और US का स्टैंड ऑफ जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है उसके हवाले से बात की थी। जो अमेरिका है वो क्या करने जा रहा है मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज जो है वो गुज़श्ता 2 रोज़ में चीनी जो वजारत ख़ारजा है उसने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को चाइना के हवाले से। और ली जियानज़ाओ जो पहले इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने में नायब सफ़ीर की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे, वो इस वक्त तर्जुमान हैं चीनी वजारत ख़ारजा के। ली जियानज़ाओ जो हैं उन्होंने कहा है कि
अगर अमेरिका किसी भी किस्म का एक्शन लेगा चीन के हवाले से, अपनी ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, अपने सैंक्शंस अगर पाबंदियां लगाएगा, तो अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे, उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जो कार्रवाई अमेरिका करेगा उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ का मसला हो, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे वो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसके ऊपर पाबंदियों के हवाले से हो। तो चीन ने बाकायदा ये एक किस्म का ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका को ट्रंप की ज़बान में, अमेरिका को अमेरिका की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। और साथ ही जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड हैं, उनकी डेथ के बाद जो सिचुएशन बनी थी, मिनोपोलिस से ये सारा मामला शुरू हुआ। एक सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर, उसने घुटना रखा हुआ था एक स्याह फार्म अफ्रीकी नयाद अमरीकी शहरी की गर्दन पर, और उसकी वहाँ पर हलाकत हुई। उसके बाद प्रोटेस्ट फूट पड़े। ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो 40 रियासतों में फैल गया। वायलेंट प्रोटेस्ट हैं, आग लगी हुई है अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप बंकर बॉय बन गए हैं। एक बड़ा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड जो है वो मशहूर हुआ है बंकर बॉय का, और उनको साथ ही जिस किस्म के वो बयानात उस बंकर में बैठकर छुप कर बैठे हैं, और वहाँ से जिस किस्म के वो बयानात ट्विटर के ऊपर दे रहे हैं, उसके ऊपर उन पर ख़ासी तनकीद हो रही है, और उनको मिलाया जा रहा है एडोल्फ हिटलर के साथ, कि हिटलर भी बंकर में बैठकर बयान देता था, और डोनाल्ड ट्रंप भी अब बंकर में बैठ के बयान दे रहा है। और ये सारा शाखसाना अब लग रहा है कि ये डोमिनेट करेगा जो सदारती इलेक्शन है अमेरिका का, उसकी मुहिम में ये मामला खासा कैश होगा। ये मामला किस तरीके से डेवलप होता है इसके ऊपर नज़र रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी, मैं लोकल इशूज़ के ऊपर तो वीडियोज़ करता हूँ, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल एरिना के ऊपर जो ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनसे पाकिस्तान अफेक्ट हो सकता है, या जिनका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे मैं उस हवाले से वीडियोज़ करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।